1970 के दशक में ना हम्म, शोधकर्ताओं ने कुछ कुत्तों पर एक बहुत ही अजीब प्रयोग किया था। हाँ, मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिग्मन वाला प्रयोग। बिल्कुल। तो उन्होंने कुत्तों को एक ऐसे बक्से में रखा जहां फर्श से हल्का बिजली का झटका लगता था। शुरू में कुत्तों ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर कुछ समय बाद उन्होंने स्थिति बदल दी। हाँ, उन्होंने एक बदलाव किया। बक्से के बीच में बस एक छोटी सी दीवार लगा दी। मतलब अगर कुत्ते चाहते तो बस एक छोटी सी छलांग लगाकर दूसरी तरफ सुरक्षित हिस्से में जा सकते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने ऐसा किया नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश तक नहीं की। वे बस वहीं बैठे रहे और झटके सहते रहे। उन्होंने मान लिया था कि वे कुछ नहीं कर सकते। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी बात पर विचार करने वाले हैं कि कैसे दुनिया भर के लाखों स्मार्ट और सफल प्रोफेशनल्स आज ठीक उसी तरह अपने डेस्क पर बैठे हैं। एकदम सही तुलना है ये। इसे मनोविज्ञान में सीखी हुई बेबसी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा जाता है। हाँ, और लोग अदृश्य झटके सह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी चुनने की शक्ति को भुला दिया है। क्या कभी ऐसा लगता है कि काम बहुत है लेकिन उत्पादकता कुछ भी नहीं? जैसे हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं जहां हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। देखिए, इसे ही सफलता का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस कहते हैं। बिल्कुल। तो आज हम ग्रेग मैक्योन के एसेंशियलिज्म से जुड़े शोध और नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम मुझे ये करना ही होगा वाली घुटन भरी मानसिकता से बाहर निकलकर मैं ये चुनता हूँ वाली आज़ादी तक पहुँचने का रास्ता खोजेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अधिक पाने की अनुशासनहीन दौड़ में फंस जाते हैं तो हम असल में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये चर्चा प्रोफेशनल्स को व्यस्तता के इस जाल से बाहर निकालने में कैसे मदद करेगी? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये केवल टाइम मैनेजमेंट या समय बचाने की कोई नई तरकीब नहीं है। ये दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है। ये पहचानने के बारे में है कि दुनिया में लगभग हर चीज सिर्फ शोर है। मतलब नॉइज है। बिल्कुल, 99% चीजें महत्वहीन हैं। एक एसेंशियलिस्ट का काम उस शोर के बीच से उस 1% को खोजना है जो वाकई में मायने रखता है। लेकिन उस शोर को पहचानने से पहले हमें उस सीखी हुई बेबसी से लड़ना होगा जिसका हमने अभी जिक्र किया। ग्रेग मैक्योन ने खुद अपनी जिंदगी का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा साझा किया है इस बारे में। हाँ, उनका लॉ स्कूल वाला किस्सा। एकदम सही। वे इंग्लैंड में लॉ स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे यह पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें वकील बनना था। वे सिर्फ इसलिए लॉ कर रहे थे क्योंकि किसी ने उनसे कहा था कि इससे विकल्प खुले रहेंगे। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। मतलब विकल्पों को खुला रखने के दबाव में हम अक्सर अपनी असल पसंद को कभी चुनते ही नहीं हैं। हम बस ये मान बैठते हैं कि मैं दोनों कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन असल दुनिया में ट्रेड ऑफ एक वास्तविकता है। अगर आप किसी एक दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आपको दूसरी दिशाओं से मुंह मोड़ना ही पड़ता है। यहाँ ये विषय सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये ऐसा है जैसे हम किसी ऐसे ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उस ट्रेडमिल की स्पीड का रिमोट किसी और के हाथ में है। बहुत सही कहा आपने। तो मेरा सवाल ये है, क्या हम जानबूझकर अपनी चुनने की आज़ादी दूसरों को सौंप देते हैं, अपने बॉस या परिवार को? लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते। वे बस भूल जाते हैं कि चुनाव एक चीज नहीं है जिसे कोई चुरा ले। चुनाव एक क्षमता है, एक एबिलिटी है। हाँ, बाहरी विकल्प या ऑप्शंस हमसे छीने जा सकते हैं, लेकिन चुनने की क्षमता हमारे भीतर होती है, वो केवल भुलाई जा सकती है। जब कोई कहता है मुझे ये करना ही होगा, तो वो दरअसल कह रहा होता है मैंने इस स्थिति को स्वीकार करने का चुनाव किया है। अरे वाह, ये तो नजरिया ही बदल देता है। मतलब इस भाषा को मैं ये चुनता हूं मैं बदलने से ही उस सीखी हुई बेबसी का इलाज शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि हमारे पास चुनने की शक्ति है, तो अगली चुनौती ये आती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चुने क्या रखें और क्या छोड़ दें। मेरी खुद की टू डू लिस्ट किसी ऐसी अलमारी की तरह लगती है जिसे मैंने 5 साल से साफ ही नहीं किया है। हाँ, ये अलमारी वाला रूपक बहुत ही सटीक है ना? जब भी कोई नया काम आता है मैं बस उसे किसी तरह ठोस कर फिट कर देती हूँ। देखिए, जब लोग अपनी अलमारी साफ करते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि क्या मैं इसे भविष्य में कभी पहन सकता हूँ, क्योंकि इसका जवाब तो हमेशा हाँ ही होगा। हाँ, हम हमेशा सोचते हैं कि शायद कभी काम आ जाए।
और यही हम गलती करते हैं। हमें अपनी प्रतिबद्धताओं को एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर की तरह छांटना चाहिए। इसके 3 स्पष्ट चरण हैं: खोजना, हटाना और निष्पादित करना। मतलब एक्सप्लोर, एलिमिनेट और एग्जीक्यूट। खोजना और हटाना। यहाँ मुझे डेरिक सिवर्स का एक नियम याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि यदि किसी चीज के लिए आपके अंदर से हेल या वाली आवाज नहीं आती, मतलब पूरी तरह से हाँ नहीं है, तो वो सीधा नो है। बिल्कुल सही। और इसेंशियलिज्म में इसे 90% का नियम कहा गया है। हाँ, ये नियम कहता है कि यदि कोई अवसर 100 में से 90 अंक नहीं लाता तो उसे शून्य मानकर खारिज कर दें। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी असहमत हूँ। क्या ये बहुत ज्यादा सख्त नहीं है? सख्त लग सकता है। मतलब अगर हम 80% वाले काफी अच्छे अवसरों को छोड़ देंगे तो क्या हम खाली हाथ नहीं रह जाएंगे? ये वॉरेन बफे जैसे लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन आम प्रोफेशनल्स के लिए? देखिए, यहीं पर जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि वॉरेन बफे ने अपने 90% संपत्ति केवल 10 बड़े निवेशों से बनाई। सिर्फ 10? हाँ, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि फोकस के बारे में है। अच्छे अवसरों को छोड़ने से ही बेहतरीन अवसरों के लिए जगह बनती है। हमारी ऊर्जा सीमित है। तो अगर हम काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स में फंस जाएंगे तो जब कोई सच में शानदार मौका आएगा, हमारे पास न तो समय होगा और न ही ऊर्जा। एकदम सही। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण विट्सो नाम की फर्नीचर कंपनी का है। हाँ, उनकी हायरिंग का तरीका बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। उन्होंने हायरिंग के लिए इतने सख्त मानदंड बनाए हैं कि वे गलत व्यक्ति को काम पर रखने के बजाय कम स्टाफ के साथ काम करना पसंद करते हैं। मैंने पढ़ा था कि उनका एक परीक्षण तो ये भी है कि वे देखते हैं उम्मीदवार ने बचपन में लेगो के साथ कैसे खेला था। मतलब इतना सख्त। हाँ, क्योंकि वे समझते हैं कि एक गलत इंसान जो शोर या परेशानी लाएगा वो कम स्टाफ होने के नुकसान से कहीं ज्यादा भारी पड़ेगा। वो 90% के मानदंड पर खरा नहीं उतरता। लेकिन अगर मैं अपने बॉस या क्लाइंट को ना कहूंगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये एक बहुत ही आम डर है। सामाजिक दबाव में ना कहना मुश्किल होता है, लेकिन इसका समाधान इस एक रणनीति में छिपा है: निर्णय को रिश्ते से अलग करना। सेपरेट द डिसीजन फ्रॉम द रिलेशनशिप। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी काम को ठुकराने का मतलब उस इंसान को ठुकराना है। पीटर ड्रकर, जिन्हें आधुनिक प्रबंधन का पिता माना जाता है, वे इसमें माहिर थे। उनका एक किस्सा है ना, जब किसी ने उनसे रचनात्मकता पर इंटरव्यू के लिए संपर्क किया था। हाँ, ड्रकर ने बहुत विनम्रता से कहा कि उनकी उत्पादकता का रहस्य ही ये है कि वे उन सभी निमंत्रणों को ठुकरा देते हैं जो उनके मुख्य काम में मदद नहीं करते। उन्होंने इतनी शालीनता से मना किया कि सामने वाले की नजर में उनका सम्मान और बढ़ गया। लेकिन हर कोई पीटर ड्रकर तो नहीं है ना। रोजमर्रा के ऑफिस में विनम्रता से ना कहने की कुछ व्यावहारिक रणनीतियां क्या हो सकती हैं? एक बहुत ही कारगर तरीका है अजीब सी खामोशी का इस्तेमाल करना। ऑकवर्ड पॉज। हाँ, जब कोई आपसे कुछ मांगे तो तुरंत हाँ मत कहिए, बस 3 सेकंड शांत रहिए। वो खामोशी सामने वाले को एहसास कराती है कि आप गंभीरता से सोच रहे हैं। और ये भी तो कह सकते हैं कि मैं अपना कैलेंडर देखकर बताता हूँ। बिल्कुल। और अगर बॉस कोई नया काम दे तो ये पूछना सबसे अच्छा है कि मैं इसे कर लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपना कौन सा काम छोड़ना होगा या डीप्रायोरिटाइज करना होगा। अरे, ये बहुत स्मार्ट है। इससे बॉस को भी समझ आ जाता है कि हमारी क्षमता सीमित है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है उन कामों से पीछे हटना जिनके लिए हम पहले ही हाँ कह चुके हैं, जिसे संक कॉस्ट बायस कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक बहुत भारी और बेकार पत्थर को सिर्फ इसलिए ढो रहे हैं क्योंकि हमने उसे खरीदा था। डोंट वेस्ट रूल इसी के बारे में है। आपको कॉनकॉर्ड जेट का उदाहरण याद होगा? हाँ, जहां ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों ने एक ऐसे प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर बहा दिए जो कभी सफल नहीं होने वाला था। बिल्कुल। उन्हें पता था कि वो विमान आर्थिक रूप से सफल नहीं होगा, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। एक एसेंशियलिस्ट इस जाल में नहीं फंसता। तो प्रतिबद्धता वापस लेने के लिए क्या किया जाए? लिंक्डइन के एक कार्यकारी ने एक बहुत ही मजेदार तरीका अपनाया था ना, रिवर्स पायलट तकनीक। हाँ, वो हर हफ्ते एक लंबी रिपोर्ट बनाते थे जिसमें घंटों लगते थे। एक दिन उन्होंने चुपचाप वो रिपोर्ट भेजनी बंद कर दी, बस ये देखने के लिए कि क्या किसी को उसकी परवाह भी है। और हैरानी की बात ये थी कि किसी ने शिकायत नहीं की। इससे उन्हें पता चल गया कि वो पूरी प्रक्रिया सिर्फ शोर थी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या हम अपनी लोकप्रियता के लिए अपने सम्मान का व्यापार कर रहे हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। शुरुआत में ना कहने से लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वे आपके समय और फोकस की कदर करते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत जीवन में ये सब करना एक बात है,
लेकिन क्या हम इसे ऑफिस या कॉर्पोरेट माहौल में लागू कर सकते हैं, जहां मल्टीटास्किंग को महान माना जाता है? क्या एक लीडर एसेंशियलिस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बल्कि सबसे सफल लीडर्स वही होते हैं। साउथ वेस्ट एयरलाइंस का उदाहरण इसका सबसे अच्छा प्रमाण है। हर्ब केलाहर वाला केस? हाँ, हर्ब केलहर ने अपनी कंपनी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट रखा था, एक लो कॉस्ट एयरलाइन बनाना। इसके लिए उन्होंने जानबूझकर कड़े ट्रेड ऑफ किए, कोई खाना नहीं, कोई फर्स्ट क्लास नहीं। और उनके प्रतिद्वंदी कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस ने क्या किया? उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पुरानी फुल सर्विस सुविधाएं भी रखी और साउथ वेस्ट की तरह सस्ती सेवा भी शुरू कर दी मतलब दोनों नाव में पैर रख दिया। लोगों को। तो यहाँ से आवश्यक उद्देश्य या एसेंशियल इंटेंट की अहमियत समझ आती है। एक ऐसा स्पष्ट निर्णय जो भविष्य के 1000 निर्णयों को आसान बना दे। बिल्कुल, लिंक्डइन के सीईओ जेफ वेनर का मंत्र भी यही है, कम काम बेहतर तरीके से। फीवर थिंग्स डन बेटर। और पेपैल में पीटर थियल का नियम तो और भी सख्त था, हर कर्मचारी की केवल एक और सटीक प्राथमिकता होगी। हाँ, अगर कोई कर्मचारी उनसे अपनी उस एक प्राथमिकता के अलावा किसी और चीज पर बात करने आता था तो थियल बात ही नहीं करते थे। बाप रे, लेकिन इससे फोकस कितना तेज हो जाता होगा। और जब ये स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है तब क्या होता है? तब बोझो एक्सप्लोजन होता है। मतलब गलत लोगों की भर्ती से पूरी टीम भ्रमित हो जाती है। एकदम सही है। जब उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता तो टीम के सदस्य राजनीति करने लगते हैं। वे सिर्फ महत्वहीन कामों में व्यस्त दिखने की कोशिश करते हैं। स्पष्टता ही असल सशक्तिकरण है। ठीक है, तो हमने शोर हटा दिया, अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली। लेकिन अब जो सबसे अहम सवाल आता है वो ये है कि उन महत्वपूर्ण कार्यों को बिना थके आसानी से कैसे पूरा किया जाए। हम इस सहज निष्पादन या एफर्टलेस एग्जीक्यूशन तक कैसे पहुंचें? देखिए, जो गैर जरूरी काम करने वाले लोग होते हैं वे निष्पादन के लिए जोर जबरदस्ती करते हैं, लेकिन एक एसेंशियलिस्ट बाधाओं को हटाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बहते पानी के आगे से उस चट्टान को हटा देना जो रास्ता रोक रही है, बजाय इसके कि पानी को और जोर से धकेला जाए। बहुत ही खूबसूरत तुलना है। एलियाहू गोल्डरेट की किताब द गोल में इसका जिक्र है। हर चीज को सुधारने के बजाय सिस्टम में सबसे धीमे चलने वाले हिस्से को पहचानना, जिसे वो हर भी कहते हैं, और उस बाधा को हटाना। इसके अलावा एक और चीज है बफर बनाना। जैसे हम कार चलाते समय आगे वाली कार से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। बिल्कुल, अपने काम के अनुमानित समय में 50% बफर जोड़ना बहुत जरूरी है। अप्रत्याशित चीजें तो होंगी ही। और इन सब के बीच छोटी जीतों का जश्न मनाना भी तो बहुत मायने रखता है। रिचमंड पुलिस का वो पॉजिटिव टिकट्स वाला सिस्टम कितना कमाल का था। वो मनोविज्ञान का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। पुलिस ने युवाओं को सजा देने के बजाय अच्छे काम करते हुए देखने पर पॉजिटिव टिकट्स देना शुरू किया, जिससे उन्हें फ्री पिज्जा या मूवी टिकट मिलते थे। हाँ, और इससे हुआ ये कि अपराध की दर 60% से गिरकर सिर्फ 8% रह गई। छोटी जीतों ने पूरा माहौल बदल दिया। और यही बात हमारे रोज के रूटीन पर भी लागू होती है। जब हम न्यूनतम व्यवहार्य प्रगति या मिनिमल वायबल प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं तो बड़े काम आसान हो जाते हैं। माइकल फेल्प्स की तरह। हाँ, उनका रूटीन इतना पक्का था कि जब ओलंपिक रेस में उनके गॉगल्स में पानी भर गया और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्योंकि उनका शरीर उस रूटीन को जानता था। मतलब एसेंशियलिस्ट ऐसी दिनचर्या बनाते हैं जहां सही काम करना डिफॉल्ट बन जाता है। एकदम सही। तो चर्चा का समापन करते हुए मुख्य संदेश यही है कि जीवन उन चीजों को अधिक करने के बारे में नहीं है जो मायने नहीं रखती। ये शोर को छांटकर केवल उन चीजों में उत्कृष्ट होने के बारे में है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों के एजेंडे का हिस्सा बनने के बजाय अपने जीवन के खुद डिजाइनर बन जाते हैं। यूनानी भाषा में समय के लिए 2 शब्द हैं, क्रोनोस और काइरोस। क्रोनोस और काइरोस। हाँ, क्रोनोस यानी घड़ी वाला समय जो हमेशा कम लगता है, और काइरोस यानी वर्तमान का एक महत्वपूर्ण क्षण। एसेंशियलिज्म हमें अतीत की चिंता छोड़कर वर्तमान में उस काइरोस में जीना सिखाता है, जहां वास्तविक आनंद है। तो यहां अंत में सुनने वालों के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल है। क्या होगा अगर समाज व्यस्तता को महत्व के बैज के रूप में देखना बंद कर दे? ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? तो आज ही सोचिए वो कौन सी एक अच्छी लेकिन गैर जरूरी चीज है जिसे आज आप अपने रूटीन से निकाल सकते हैं ताकि किसी वास्तव में महत्वपूर्ण चीज के लिए जगह बन सके। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।